हाय गाइस, वेलकम टू एडुमेडिसिन। तो आज हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एक मास्टर क्लास करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपका ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मिल जाएगा जो कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है। वीडियो लंबी होगी, मैं कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं लिटरली एक न्यू की बुक लेके बैठी हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं नोट्स बनाऊँ। सो मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताऊँगी। एक तो कॉन्सेप्ट्स जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, और वो टॉपिक्स जो आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत है, जो इग्नू काफ़ी हद तक पूछ लेता है एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ाने वाली हूँ बिकॉज मास्टर क्लास है, तो आप यहाँ पे सिर्फ मास्टरी ले रहे हो सब्जेक्ट की। ओवरऑल कोई इन डेप्थ नॉलेज में नहीं दूंगी। इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपका पूरा प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, उसको देखिए। जो भी टॉपिक को आपको इन डेप्थ में समझना है, बट आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये किसी भी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के एग्जाम में हेल्प कर देगा बिकॉज इसमें सब कुछ कवर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे दिमाग में सब क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट के बारे में कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है क्या और एजुकेशन ही क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ना, एजुकेशन, वो एडुकेयर वर्ड से निकला हुआ है। एडुकेयर वर्ड का मतलब ये होता है टू डेवलप, टू ब्रिंग अप, किसी को भी बेटर बनाना। उस जो वर्जन आप अभी हो, एजुकेशन के थ्रू वो बेटर होगा। ठीक है, और अगर हम बहुत ही इसको वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस में समझें तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है और एज अ पर्सन आप हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल सब टाइप की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको किताबी ज्ञान है। एजुकेशन, रियल शिक्षा का मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअल, आध्यात्म जो है उसके बारे में भी ज्ञान रखते हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, आपकी जो समझने की शक्ति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में यही होता है एजुकेशन। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि एजुकेशन क्या होता है एग्जाम में, बिकॉज इतना भी बेसिक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ओवरऑल पूछ लिया जाएगा जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, आंसर ओपन करने के लिए। बट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली वो हमेशा पूछा जाता है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से, जो कि 1.9 आपके बुक है उसमें है, और नहीं है तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हम समझ लेते हैं कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन हमें प्रिपेयर करता है हमारे सोशल रोल रोल के लिए। आप इसको सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम समाज में पैदा होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो हमारे को बचपन से ही, घर से ही अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है। स्कूली शिक्षा भी एक पॉइंट पे दी जाती है। और जितने भी पुराने थिंकर्स थे, चाहे वो सॉक्रेट हो या प्लाटो हो या कोई भी हो, उन लोगों ने हमेशा ये बात किया है कि शिक्षा का मेन मतलब क्या है कि आप ऐसे वैल्यूज लर्न करें कि समाज में आप एक हार्मनी के साथ रह सके, यानी समाज में बहुत इश्यूज ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, और एक गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ का जो हम एक इमेजिनेशन है या एक अच्छी लाइफ का जो आइडिया है उसको हम प्राप्त कर सके। शिक्षा का मतलब ये है कि समाज में आप अच्छे व्यक्ति की तरह रह रहे हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि जो बहुत ज़्यादा मैं एजुकेशन को थोड़े बड़े लेवल पे देख रही हूँ कि बहुत सारे जो लोग होंगे जो लेस एजुकेटेड होंगे या लिटरेट नहीं होंगे, वो उनकी सोसाइटीज़ में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, इश्यूज, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं कंपेयर टू पढ़े लिखे। अब देखिए, ऐसा मतलब है एक्सेप्शंस तो हर जगह मिल जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है जो जेन्युइनली पढ़ा लिखा है वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करता है समाज में जो गलत हो। ठीक है, अब एजुकेशन क्या होता है कि वो एक चाइल्ड के अंदर रीजनिंग एबिलिटीज दे देता है। रीजनिंग एबिलिटीज जैसे हमारे, आप जानते हैं कि 5 सेंसेस होते हैं, तो इन 5 सेंसेस को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें कि समाज को बेहतर समझ सके, समाज में एक बेहतर व्यक्ति बन सके, ये काम हमारा शिक्षा करता है। ठीक है, और एजुकेशन एक ऐसा भी चीज़ है कि उसमें हमें अपडेट करते रहना पड़ेगा। देखिए, आप एक चीज़ मानेंगे कि जिस भी हम समाज में रहते हैं वो समाज समय के साथ बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज नई आ रही है, नई सिस्टम आ रही है, लोगों की सोचने की समझने की शक्ति बदल रही है। इसीलिए अगर हमें फ्यूचर के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है तो जिस तरीके से समाज बदल रहा है उसी तरीके से हम करिकुलम भी बदलते रहें कि समाज के मुताबिक या समाज के हिसाब से हमारे पास करिकुलम और एजुकेशन बच्चों को दी जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, एक दो थिंकर्स आप देख लीजिएगा जो आपको पसंद आए, उनकी कुछ दो चार वर्ड्स याद रख लीजिएगा जिसको आप लिख सकते हैं, तो थोड़ा आपका आंसर इम्पैक्टफुल बन जाता है।
जैसे कि मुझे आर.एस. पीटर्स जो थे, इन्होंने एजुकेशन के बारे में काफ़ी बातें की हुई हैं और इन्होंने बताया है कि अगर कोई इंसान एजुकेटेड है, आपको देखना है, मुझे इनकी ये थ्योरी बहुत पसंद है, आप भी याद कर सकते हैं जो इनकी पर्सपेक्टिव है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि क्या वो इंसान अपने जीवन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ सकता है। अगर आप किसी इंसान को जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, देखिए पढ़ा लिखा होना मतलब किताबी नॉलेज होना और रियल नॉलेज होने में डिफरेंस होता है, ठीक है, सामाजिक ज्ञान होने में डिफरेंस होता है। तो जब आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएंगे ना, तो वो समझ पाएगा, मतलब वो एक एक ही बार एक ही चीज के बारे में मल्टीपल जो विचारधाराएं हैं उसको समझ पाएगा। लेकिन आप एक जो व्यक्ति अशिक्षित है, उसको बहुत सारी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेगा। वो एक ही इंसान को लेके पकड़ के बैठ जाएगा कि ये मेरा फेवरेट है, इसके ऊपर मुझे समझना ही नहीं, मुझे जानना ही नहीं है। तो एजुकेटेड इंसान का मतलब कि आप जिंदगी के अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है, स्टैंड पॉइंट्स हैं, उनको समझ सकते हैं। अब अपने आप को एनालाइज करिएगा कि आप समझ सकते हैं कि नहीं। अब इग्नू या मोस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट क्वेश्चन जो है वो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन है, कि सोशोलॉजी का क्या मानना है कि एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं, तो दो चीज़ों पे ये फोकस करती है कि किस तरीके से एजुकेशन दिया जा रहा है, यानी प्रोसेस क्या है एजुकेशन का, और एजुकेशन जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड। अब इन दो कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, कि आप अगर समाज में हैं, ठीक है, आप शिक्षित हो रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको शिक्षा दी जा रही है, क्या स्टेप्स हैं, उस शिक्षा का आप पे प्रभाव क्या पड़ रहा है। और अगर आप शिक्षित हैं तो, और समाज शिक्षित है, तो वो समाज कैसा है, समाज में पॉलिटिक्स, रिलीजन वगैरह के साथ जो कनेक्शन है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, अगर हम सोशोलॉजी या एजुकेशन की बात करें, तो हम जब प्लाटो, सोक्रेट जैसे एंशिएंट थिंकर्स को पढ़ते हैं, तो इन लोगों ने भी इस टाइप की चीज़ों की बात की थी कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है समाज के लिए, लोगों के लिए, और किस तरीके से अगर शिक्षा दी जाए समाज में तो लोग ज्ञानी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस समय से ही मतलब सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन का जो आइडिया है वो बहुत पुराना है, हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं। जो जया राम है वो हमें बताते हैं कि जो एजुकेशनल सोशोलॉजी है वो स्टार्ट हुई थी अमेरिका में और कनाडा में। तो क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद या जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके रहने लगे थे, और मतलब अलग अलग देशों से जाके लोग रहने लगे थे। अब जो पहले का करिकुलम था वो ऐसा करिकुलम नहीं था जो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चों को पढ़ा सके, जो अलग अलग कल्चर से हों और सबको एक जोड़ के लेके चले। तो इसलिए वहाँ पे एजुकेशनल सोशोलॉजी शुरू की गई थी कि समाज के हिसाब से हम शिक्षा दें। ठीक है, और अब अगर हम एजुकेशनल सोशोलॉजी की बात करें या कि इसका स्कोप क्या है, तो बेसिकली हम इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन किस तरीके से काम करता है, एजुकेशन का समाज में क्या रोल है, और किस तरीके से समाज, शिक्षा और कम्युनिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, एक कॉर्नोए हैं, उनका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद हम शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार करें, इसमें बेसिकली ये बात करते हैं। एंड किस तरीके से शिक्षा आवश्यक है हमारे समाज को मेंटेन रखने के लिए। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, और यही आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो इग्नू ज़्यादातर पूछा करता है अपने पेपर में। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर पे, थियोरेटिकल अप्रोचेज है, फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। दो थ्योरीज को बहुत ज़्यादा इग्नू पूछता है। तो मैं फंक्शनलिज्म का आपको बेसिक आइडिया बताती हूँ। जब भी फंक्शनलिज्म का नाम आए, अगर वो क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि व्यूज ऑफ फंक्शनलिस्ट ऑन एजुकेशन या इस तरीके का कुछ भी आपसे पूछ लेते हैं, तो हमेशा ये मान के चलिएगा कि ये समाज के रखवालों का ग्रुप है। यानी ये ऐसे समाज शास्त्री लोग हैं जो मानते हैं कि समाज सबसे बड़ा है, उसके बाद ही कोई चीज़ है। तो ये हमेशा समाज के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये एजुकेशन के बारे में भी पॉजिटिव ही बोलते हैं कि जो समाज है ना, उसमें शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि आप
आने वाले जनरेशन को या जो मतलब बच्चों को ही हम शिक्षा देते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, उनको तैयार कर सकते हो कि किस तरीके से अपने समाज को वो मेंटेन करके रखे, यानी वो कुछ गलत काम ना करे, समाज चलता रहे और समाज में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और ये एक और तरीका है कि जो भी समाज के वैल्यूज और नॉर्म्स है, इसको डरखाइम ने कहा था, वो एजुकेशन के थ्रू उनको ट्रांसमिट करे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे समाज में एक सिस्टम है कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें। तो शिक्षा के थ्रू, शिक्षा का मतलब केवल किताबी नहीं है, मैं बार बार ये बात बोलूंगी, हम बताते हैं अपने बच्चों को कि आपको भी अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बहुत सारे हम समाज में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम इस शिक्षा के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है। अगर हम यहीं पे पार्सन्स की व्यू देखें, तो ये भी क्योंकि फंक्शनलिस्ट थे तो दरखाइम की तरह इनका भी व्यू था। क्लासरूम में जब बच्चे जाते हैं, जब उनको शिक्षा दी जाती है, तो वो फ्यूचर में जब वो एडल्ट बनेंगे और एक समाज का हिस्सा बनेंगे या समाज का नागरिक होंगे, तो उन्हें किस तरीके से अपना रोल अच्छे तरीके से निभाना है, यही शिक्षा देता है। ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट दो थिंकर्स के भी आप समझ गए। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यहाँ पे आती है, और वो हमेशा मान के चलिए कि जब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आएगी तो वो समाज के जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट बोलती है। ठीक है। तो इसमें आपके बहुत सारे थिंकर्स आ जाएंगे, लुइस अल्थोसर आ जाएंगे, हर्लम्बर्स एंड हर्ल ने भी इसको डिस्कस कर रखा है, हर्बर्ट आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर आ जाएंगे, ये मानते हैं कि समाज में जो शिक्षा का काम है ना, वो कहीं ना कहीं गरीब को और गरीब बनाने का और अमीर को और अमीर बनाने का है। ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, और ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपके काम आने वाला है। कि मान लीजिए ये लोगों का मानना ये है कि जो शिक्षा है ना, उसे अमीरों ने बनाया है और अमीरों के ही आइडियाज को वो प्रमोट करते हैं, और केवल अमीर के बच्चे पढ़ के ही अमीर बनते हैं। अब मैंने बहुत अमीर अमीर कर दिया तो मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक स्कूल में आप जाते हैं जो कि प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आपके घर पे कोई रीजनल भाषा बोली जाती हो, भोजपुरी बोली जाती हो, हिंदी बोली जाती हो, मराठी, गुजराती, कुछ भी बोली जाती हो, और आप उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। उधर ही एक एलीट क्लास का बच्चा आता है जो अपने घर में अंग्रेजी बोलता है। अब बताइए किसका अच्छा बेहतर डेवलपमेंट होगा? जो, अब मान लीजिए आप स्कूल में अपनी रीजनल भाषा बोलते हो जो कि मान लो हिंदी ही है, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं कि आपने गलत किया, चलो आप नहीं बोल सकते थे तो आप हमको पैसे दो, मतलब एक तरीके से फाइन लिया जा रहा है। लेकिन वही दूसरा बच्चा जो है, वो अंग्रेजी अच्छे से बोल रहा है, भाई उसके घर पे बोला जा रहा है, तो क्या हुआ? वो क्लास में बेहतर लर्न कर पाएगा, अच्छे दोस्त बना पाएगा। यानी कहने का तात्पर्य कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में जितने भी लोग आते हैं उनका है कि ये अमीरों की प्रणाली है शिक्षा, और वो सिर्फ अमीरों को ही प्रमोट करती है, गरीब और गरीब होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो तो हम आगे बहुत सारे चैप्टर्स में देखेंगे, बट बेसिक आइडिया यही है कि गरीब के जब डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे जाते हैं या वीकर सेक्शन के बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं, इस प्रकार का शिक्षा प्राप्त करते हैं जो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता। अब मान लीजिए कि आपकी मातृभाषा में ही आपको नहीं सिखाया जा रहा है, अगर मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के और अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। पर अगर शायद मैं ये वीडियो इंग्लिश में बना रही होती तो आपके लिए डिफिकल्ट होता इन कॉन्सेप्ट को समझ पाना। तो इसी की बात की जा रही है। ठीक है। तो आपका दो थ्योरीज आप ये देख लीजिएगा। हमारा यूनिट 1 और 2 हो गया। अब हम 3 पे आते हैं कि 3 में क्या पूछते हैं। देखिए उसमें दो ही वही टॉपिक पूछेंगे, कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट पे अगर पूछा तो। इसमें इंडियन थिंकर्स के बारे में डिस्कस किया गया, मैं इन डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है। महात्मा गांधी ने एक नई तालीम का आइडिया दिया था। ठीक है। ये इस तरीके का एजुकेशन था जहाँ पे करिकुलम इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि लोगों को ये सिखाया जाए। थोड़ा सा आप, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो थोड़ा सा आप गांधी जी के बारे में बता दीजिएगा कि वो कौन थे, वो कब पैदा हुए थे एंड ऑल, एंड देन इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करिएगा, नई तालीम। तो ये ऐसे करिकुलम की बात करते हैं जहाँ पे जो शिक्षा है ना, वो काफ़ी हद तक बेसिकली स्किल देने पे होगी और ऑनर और डिग्निटी देने पे होगी। आपने देखा है कि हमारे देश में कुछ प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये अच्छे नहीं होते। मान लीजिए कि झाड़ू लगाने का काम हो गया, सफाई करने का काम हो गया, काम में कोई बुराई नहीं है, बट हम लोग की थिंकिंग ऐसी है कि हम मानते हैं कि ये काम सही नहीं है, इसलिए इन कामों को कहा जाता है कि ना किया जाए। लेकिन इनका यही मेन मोटिव था कि हम बच्चों को हर प्रकार का काम सिखाएं, जैसे कि वीविंग करना, बुनाई का जो काम होता है, वो स्पिनिंग, चरखा चलाना हो गया, लेदर का काम जो होता है, लेदर का काम एकदम निचली कास्ट के जो लोग होते हैं उनसे पहले करवाया जाता था, या उन्हीं लोगों का था। जो ऊपर के कास्ट के लोग हैं वो लोग करते ही नहीं थे, क्योंकि
इस काम को अच्छा नहीं माना जाता था। पोट्री बनाना, मेटल का काम, बास्केट मेकिंग, इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाएंगी। और बच्चा केवल किताब नहीं सीखे से नहीं पढ़ेगा, बच्चा वहाँ पे उठेगा, सफाई करेगा, बच्चा वहाँ पे और अन्य काम करेगा, वो एक कोई स्किल सीखेगा। इन सब स्किल्स की जो मैंने बात की, कोई भी कौशल सीख सकता है वो, और फिर वो रात को लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करेगा। तो साइंटिफिक नॉलेज के साथ वो एक एक स्किल भी सीखेगा या दो स्किल भी सीखेगा, और हर प्रकार के काम के प्रति उसकी इज्जत, मतलब उसके अंदर इज्जत आएगी, और वो उसको उस तरीके से अपने जीवन में उतारेगा कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करे, ठीक है, उसको सबके लिए रिस्पेक्ट हो। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की जब हम बात आती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। वो बोलते थे कि जो स्कूल से हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो केवल हमें किताब के थ्रू हमारे ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, वो सही चीज़ नहीं है। हमें इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है, और हमें जो अपनी लर्निंग है वो नेचर से सीखनी चाहिए। और जैसे ये बोलते हैं कि एक एक जंगल के पास खाली स्थान में स्कूल हो, जहाँ पे नेचर से बच्चे कनेक्ट हो सके, नेचर से सीख सके, जैसे ट्रीज से, प्लांट से, खुले आसमान से। इस तरीके के एजुकेशन की ये बात करते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इनका शांति निकेतन वगैरह भी था, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो इन दो थिंकर्स पे काफ़ी जोर रहता है। उसके अलावा भी ये लोग एक दो थिंकर्स पूछ लेते हैं, बट आप ऊपर ऊपर से देखिएगा, थोड़ा बहुत अरविंदो से आइडिया ले लीजिएगा, श्री श्री अरविंदो से एंड कृष्णमूर्ति से हल्का फुल्का आइडिया ले लीजिएगा कि इन लोगों ने क्या बात की है। अब हम आते हैं फोर्थ अपने यूनिट पे। मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जा रही, इन डेप्थ सारे वीडियोस मेरे चैनल पे फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। एक दो चैप्टर्स नहीं होंगे जो कि बहुत ही लाइक लेस इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैंने कवर नहीं किया होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। तो देखिए, लियो टॉल्स्टॉय आपको पता होगा कि बहुत ही फेमस एजुकेशन के थिंकर माने जाते हैं। एंड अब अगर मैं टॉल्स्टॉय का बेसिक आइडिया बताऊं एजुकेशन का, मैं इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ। तो इनका मेन था कि समाज में ना एजुकेशन इक्वली सबको नहीं मिल रहा है, स्पेसिफिकली रशिया की ये बात करते हैं। तो अगर हमें समाज में जो गड़बड़ चीजें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं, एक दूसरे के प्रति वायलेंस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अंधविश्वास है, इनको हमें हटाना है, तो हमें हर प्रकार के लोगों को, हर तरह के लोगों को इक्वल शिक्षा देनी चाहिए कि वो शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो ये जो समाज में या क्लास में अमीर और गरीब के बीच में जो लड़ाई है, उसको खत्म कर सके। जॉन ड्यूई से कभी कभार पूछ ही लेते हैं, तो आप एक बार इनका भी देख लीजिएगा। मैं आपको एक बार बॉर्नस्टीन से भी एक बार दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इवान इलिच की बात कर लेती हूँ। तो इवान इलिच बात करते हैं एक बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट की, जो कि है डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये उनकी बुक भी थी। और इलिच बात करते हैं डी स्कूलिंग सोसाइटी की, जो उनकी बुक का भी नाम था। और ये बहुत ही कहा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले बुक में से एक है, और सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले कॉन्सेप्ट में से एक है। यहाँ पे ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो यूनिवर्सल एजुकेशन है, जो हम लोगों को क्या किया जाता है कि आप 1 क्लास में आ गए और आपको 60 बच्चों के साथ डाल दिया गया और एक किताब पढ़ाई जा रही है, जो समटाइम्स हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती। मे बी आप किसी आर्ट में अच्छे हो, मे बी आप सिंगिंग में अच्छे हो, या आप किसी और चीज़ में अच्छे हो, जो स्कूल समझ नहीं पाता और उस तरीके की चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाता है। और बच्चे जो है वो अपनी जो सही स्किल है उसका प्रयोग नहीं कर पाते, और एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, या एक ऐसे स्कूल का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पे वो रियल अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाते। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को, इस तरीके के स्कूल से हटा के वो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट, या जो बच्चे की जो स्पेशलिटी है, वो जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वो उधर भेजने की बात ये करते हैं। ठीक है, बस यही आपका बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। मैंने बार बार वीडियो में बोला है, डिटेल वीडियो चैनल पे है, मैं सारे चैप्टर्स के चैनल पे डाल रखे हैं मैंने वीडियोस, फिर भी हम देख लेते हैं। तो सबसे देखिए, पहले इस चैप्टर का नाम देखिएगा ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा नाम इन लोगों ने रखा है, एजुकेशन, नॉलेज एंड पावर। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा से बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो क्या करेगा। आप अगर आपको क्या कहा था कि अगर आपको अपनी सिचुएशन ठीक करनी है तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई से सब कुछ हो जाता है, पढ़ाई से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
बहुत हद तक सच है, बट कितना हद तक सच है वो यहाँ डिस्कस किया गया है। परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये देख पर्टिकुलर में आपको एप्पल का बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, और ये नाम आपको बहुत ही अच्छे से रटे हुए होना चाहिए, क्योंकि रटने में कोई मुश्किल भी नहीं है। ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा टॉपिक है जो हम सबके दिल को छूता है। तो बेसिकली ये बात कहते हैं कि समाज में हमेशा से हमें ये कहा गया है कि आप पढ़ाई करिए तो आपका फ्यूचर जो होगा वो ब्राइट होगा, ठीक है। और आप गरीब भी हैं तो क्या होगा कि आपको मोबिलिटी मिलेगी, आप अमीर बन जाएंगे अल्टीमेटली। बट ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो एजुकेशन के बारे में, एक सेकेंड में हाईलाइटर ले लूँ, हमारी अजम्पशन है क्या वो सच है? क्या एजुकेशन में जो पढ़ाई हो रही है, या एजुकेशन, मान लीजिए आपका स्कूल में एडमिशन हो रहा है, क्या वो प्रोसेस न्यूट्रल है? सबको एडमिशन मिल रहा है स्कूल में? क्या स्कूल में एबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है? आपकी क्या एबिलिटी है? मान लीजिए कि आप अच्छे हैं मैथ्स में, मे बी साइंस में, मे बी सिंगिंग में, या कुछ भी, क्या उस पर फोकस किया जा रहा है? क्या जो टेक्निकल करिकुलम है या एमबीए और इस तरीके के कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्स, क्या वो सबको मिल रहे हैं? ये ऐसे क्वेश्चन रेज क्यों कर रहे हैं आप पूछोगे। रेज करने का मेन मोटिव इनका यही है कि समाज में कहीं ना कहीं इक्वालिटी, जो मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट में दिया, आपके घर में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है और आप एक अंग्रेजी माध्यम के बने हुए स्कूल में, आप देखिए स्कूल ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम के, वो बहुत ही पुराने से दो चार स्कूल जो बच गए जो हैं आपकी रीजनल भाषा में, वरना आज तक समाज में अंग्रेजी भाषा में ही स्कूल है। जो बच्चा कभी वो भाषा बोला ही नहीं है, जो बच्चे को कभी उस तरीके का जीवन जीने को मिला ही नहीं है, उसको हमने डाल दिया। और उसके बाद भी जो टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन है, क्या गरीब बच्चे वहां तक पहुंच पा रहे हैं? तो सिंपल इनका यही सवाल है कि क्या एजुकेशन जो हम कह रहे हैं कि ब्राइट फ्यूचर दे रहा है, क्या सब लोग उस तक पहुंच पा रहे हैं, उस ब्राइट फ्यूचर तक? क्योंकि स्टार्ट में ही स्कूल में डिफरेंसेस हैं। जो बच्चा जिस भाषा में अपने घर से सीख के आया है, उसमें उसको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, उसका स्ट्रगल तो वहीं से शुरू हो गया, उसको भाषा ही नहीं आती है वो वाली जिसमें एजुकेशन दिया जा रहा है। तो एलिट बच्चे जो बोल के आ रहे हैं वो आगे निकल गए पहले ही उनसे। फिर वो एलिट बच्चे टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन जा रहे ले रहे हैं, और वो फिर आप अमीर ऑलरेडी थे और वो और अमीर बन गए, और जो गरीब था वो स्ट्रगल करते करते फिर गरीब बन गया। तो फिर कर क्या रहा है एजुकेशन? मेजर इस टॉपिक में यही डिस्कस किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद इसी के अंदर कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन की बात की जाती है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी ऊपर दिया है वो सेम बात इसमें भी की जाती है, और कई सारे थिंकर्स ने इस पर भी काम किया, एप्पल का भी काम इसमें मिल जाएगा आपको। अब क्या होता है कि हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं, लोअर कास्ट के बच्चे हैं, चाहे लोअर क्लास के बच्चे हैं, गरीब घर से बच्चे आते हैं, किताबें अंग्रेजी में हमने दे दी, बच्चे घर में कोई और भाषा पढ़ के जा रहे हैं, उनकी जो शिक्षा हो रही है ना, उसके फर्स्ट स्टेप में ही उनको दिक्कत हो रही है, वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं समझ पा रहे, तो बाद की चीजें तो बाद में ही समझेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या बात किया गया है कि टीचर जो है ना, वो आ रहा है ना, जिस तरीके से हम बैंक में जाते हैं पैसा डिपॉजिट करते हैं, टीचर भी वैसे ही आ रहा है, और हम लोग के दिमाग में नॉलेज बस घुसेड़ रहा है कि इसे याद कर लो, इसे रट्टा मार लो, इसे रिपीट कर लो। पूछना नहीं है, सवाल नहीं पूछना है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं इस्तेमाल करनी है, क्रिएटिविटी नहीं स्टार्ट करनी है या इस्तेमाल करनी है, एनालिटिकल स्किल्स नहीं इस्तेमाल करनी है, बस रट्टा मार लो। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया बेसिकली। ये चैप्टर या ये दो पर्टिकुलर टॉपिक आपको नेगेटिव साइड ऑफ एजुकेशन दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में और कुछ मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, दो तीन आप थिंकर्स की थिंकिंग को मतलब पर्सपेक्टिव को समझ लीजिएगा। ये चैप्टर बस आपका इतना ही है। अब हम 6 यूनिट पे जाते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट एंड आइडियोलॉजी। इसमें एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग पे काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, कोई भी देश जब आज़ाद होता है, ठीक है, तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। अब हमें जब एक देश को आज़ाद कराया है, तो किस प्रकार से हम शिक्षा दें कि वो नेशन बिल्डिंग में, यानी एक समाज को, उस देश को बिल्ड करने में मदद करे। तो एप्पल बताते हैं कि इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझिए कि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं और आप ये पढ़ते हैं कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने कब्जा किया, या कोई भी पार्ट इतिहास का, तो आपके दिल में क्या होता है कि किस मतलब, भले अंग्रेज अभी नहीं आए हैं, बहुत पहली बात है, स्टिल आपको एक उनकी तरफ नफरत फील होती है और अपने देश के प्रति
एक प्रेम जागता है कि नहीं, हमारे देश के जो महान लोगों ने किस तरीके से लड़ाई की और उन लोगों को मार भगाया या उनको निकाल फेंका अंग्रेजों को। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री के थ्रू बच्चों के अंदर एक थिंकिंग डालते हैं पॉजिटिव। स्पेसिफिक केस भी आ जाता है नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। ठीक है, तो नेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं। हिस्ट्री इस तरीके से मैंने बताया कि सेंट्रल रोल प्ले करता है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपके अंदर राष्ट्र प्रेम मतलब जागता है, अपने देश के प्रति एक प्राइड आता है, अंदर से एक आता है कि हमारे देश ने कितना कुछ किया है हमें ये आज़ादी देने के लिए। तो ये एक सेंट्रल वो होता है कि देश में इस तरीके के बच्चों को बनाया जाए जो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ओबिडेंट हो और देश को महान समझे। ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म की जो थिंकिंग है ना, राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की थिंकिंग, वो स्कूल से ही हमारे अंदर डाली जाती है और यंग बच्चों को सिखा दी जाए तो वो हमेशा के लिए मानने लगते हैं कि हाँ है। ऑफ कोर्स सारे देश अपने आप में महान है क्योंकि हर किसी के अपने आप में एक हिस्ट्री है। ठीक है, और जब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से चीज़ें सिखाते हैं, ऐतिहासिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, तो बच्चे एक ओबिडेंट सिटीजन बनते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे कि आप एक बहुत ही आज्ञाकारी नागरिक बने जो देश की उन्नति में, विकास में योगदान दें। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको शिक्षा दी जाएगी। तो जब भी हम इस तरीके के पार्टीशन पढ़ते हैं, अंग्रेज पढ़ते हैं, कोई भी बाहर के हमारे पे कब्जा हुआ था, तो हमारे अंदर फीलिंग आती है, अपने देश के प्रति जागरूकता जागती है। ठीक है, तो इस तरीके की शिक्षा देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। 2-4 आप थिंकर्स को उठाइए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आप आसानी से इनको लिख सकते हैं, तो इसके एग्जाम में परेशान तो नहीं ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर फोकस यही किया है, कुमार की स्टडी है कि पास्ट को जब बच्चों को सामने मतलब डिपिक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है किताबों में और उनको प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में दिया जाता है, तो ये स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करें तो हमारे नेशन बिल्डिंग में अंग्रेजों का यहाँ पे आना, चाहे और भी बहुत सारे मुगल और कई सारे हमारे पे लोगों ने राज किया है बाहर से आके, उन लोगों का जब हम पार्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई है वो कितनी मुश्किल से प्राप्त हुई है। तो हम अपने आप ही एक बहुत ही ज़्यादा ओबिडेंट पर्सन बनने की कोशिश करते हैं और देश के योगदान में करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक तरीका है आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन कराने का, यानी आइडियोलॉजीज हमारे अंदर डालने का। ठीक है, सेकुलर बनाने का हो या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का, इन सब बहुत सारे आइडियाज़ को हमें हिस्ट्री देता है। तो हिस्ट्री बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है आपकी जो सोचने समझने की शक्ति या एक बेहतर आपको सिटीजन बनाने में और एक देश की उन्नति में। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका हो गया। तो यूनिट 12 हम डायरेक्टली कर रहे हैं, रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड। जब भी आप मार्जिनलाइज्ड टर्म देखिए तो दिमाग में आपके एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मार्जिनलाइज अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें और इंडिया के कॉन्सेप्ट में भी देखें तो विमेन होती हैं और ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं या जो भी शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये मार्जिनलाइज होते हैं। चिल्ड्रन को भी हम लोग कई बार ले लेते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। अब हमें समझना है बेसिकली इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो आते आए हैं, कि एजुकेशनल स्टेटस जो है वो दलित लोगों का या ट्राइबल लोगों का क्या है और विमेन का क्या है और हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इम्पावर कैसे उनको कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा ट्राइबल ग्रुप्स के साथ मेजर दिक्कत क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये लोग एजुकेशनली डिप्राइव्ड क्यों है, क्यों इन लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डेटा दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत याद रख कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वरना कुछ खास ज़रूरी नहीं है। तो 2-4 रीज़न ये है कि सबसे पहले तो ये लोग अर्बन एरियाज़ में बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ये गाँव में रहते हैं और गाँव में भी ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ पे ये बहुत ही दूर-दराज की और ऐसे जगहों पे होते हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कम्युनिटी है इनकी ट्राइबल ग्रुप्स की, वो एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती, ना एजुकेशन उन तक पहुंच पाता है क्योंकि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, बेसिक फंडामेंटल जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी समटाइम्स पूरी नहीं हो पाती। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। तो ये रीज़न है। उसके बाद भी एक सिचुएशन है कि लोग लड़कों को तो फिर भी भेजने को तैयार है स्कूल, महिलाओं को नहीं भेजा जाता है। और इन लोगों का अगर एडमिशन हो भी गया, मतलब पहुंच भी गए स्कूल, तो प्रॉब्लम आती है कि वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो इन सारी इश्यूज का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन तो हम डिस्कस करेंगे। अब वुमेन का केस देखिए, तो अगर हम देखें तो महिलाएं
हर वे में, वो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर चीज में कहीं ना कहीं एक तरीके से पिछड़ी हुई हैं। और हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, बट पर्सपेक्टिव जो विमेन के बारे में है उतनी वो चेंज हो नहीं पा रही, विमेन एजुकेशन तक पहुंच नहीं पा रही। आप अगर बहुत ही हम एकदम बेसिक लेवल पे आए तो आप अगर समझे तो आपको पता चलेगा कि विमेन को एजुकेशन दी ही नहीं जाती है। कई बार कहा जाता है ना कि अगर एक विमेन एजुकेटेड हो तो पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है, क्योंकि वो अगर शिक्षित है तो वो परिवार को भी पुश करेगी कि पढ़े। अब क्या होता है कि मोस्ट केसेस में मदर ही एजुकेटेड नहीं है, तो वो डॉटर को कैसे भेजेगी? उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये भी दूर दराज के घर गाँव में रह रही है, स्कूल तक पहुंच पाना, सेफ्टी का इशू, स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज का नहीं हो पाना, और लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना भारतीय समाज में या विश्व में कहीं भी चले जाइए, एक होता है कि पुरुषों को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो महिलाएं कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ जाती हैं। ठीक है। अब जो लोग गरीब हैं वो चाहेंगे कि उनका बेटा पढ़ ले, भाई बेटी को क्या है, वो तो शादी करके दूसरे घर जाएगी तो क्यों ही पढ़ाएंगे उसको। ठीक है। तो बॉयज को प्रियोरिटी मिल जाती है, वो चाहे फूड की बात हो, एजुकेशन की बात हो, किसी भी तरीके। और जैसे मैंने ट्राइबल ग्रुप्स का भी एक बात आपको पहले बताई कि वो ऐसे लोकेशन पे रहते हैं कि पहुंच पाना ही मुश्किल है, तो वो पढ़ेंगे कैसे? उसके बाद अगर हम मेन बात करें कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है वहां तक वो कैसे पहुंच गए, मान लीजिए कि हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं दे पा रहे हैं, लेकिन जो रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मैंने अंग्रेजी का आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला था वो हर जगह लगेगा। जब वो अंग्रेजी जानते ही नहीं और सब कुछ करिकुलम वगैरह वगैरह सब कुछ अंग्रेजी में ही है, तो वो कैसे समझेंगे? वो अगर पहुंच भी जा रहे हैं शिक्षा प्रणाली तक, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच भी जा रहे हैं, तो ड्रॉप आउट उनका रेट ज्यादा है, रिटेंशन ज्यादा नहीं, हो टिक नहीं पा रहे हैं वहां पे। और कई बार आप न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि ऐसे बच्चे हैं, उनको निगेटिव कॉनोटेशंस बहुत सहन करनी पड़ती है, जैसे कि बार बार लोग उनको कल्चरली बैकवर्ड बोल देंगे, या चीजें जो हमारे समाज में मास मीडिया वो दिखाती भी ऐसा है कि बच्चे अ, उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। आप एड्स देखिए, मूवीज देखिए, उसमें अगर इस तरीके की कम्युनिटी को दिखाया जाता है तो हमेशा पिछड़ा हुआ दिखाया जाता है। तो हमारे दिमाग में एक जेंडर को लेके स्टेरियोटाइप और एक कहीं ना कहीं ट्राइबल ग्रुप्स को लेके एक स्टेरियोटाइप बन जाता है कि जंगलों में रहते हैं ऐसे, जबकि असलियत बहुत अलग है इससे, बट हमारे दिमाग में बना दिया गया है चीजों से। किताबें भी इस तरीके से डिपिक्ट करती हैं, एनसीईआरटीज वगैरह जैसी बड़ी किताबें भी कई बार गलत डिपिक्ट करती है महिलाओं को, चाहे ट्राइबल ग्रुप्स को। जैसे महिलाओं को हमेशा मतलब बच्चों का पालन पोषण करते हुए दिखाएंगी, या घर के काम करते हुए इस तरीके से दिखाएंगी। उतने इस तरीके की चीजें थी, ऑफ कोर्स बदल गई हैं। तो इस तरीके की समस्याएं हमारे समाज में हैं और ये बहुत कॉमन है। अब हम वुमेन को एम्पावर कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि समाज में हमको उनको इक्वालिटी दे। ठीक है। उनको एक समाज में जहाँ उनको लड़के के बराबर रखा जाएगा तो अपने आप वो उनको एजुकेशन में और हर चीजों में लड़कों को इक्वल माना जाएगा। फिर धीरे धीरे उनको शिक्षा दी जाएगी और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जॉब्स प्राप्त होगा शिक्षा के बाद, तो वो डेवलप हो जाएगी। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही चीज है कि उनको समाज में इक्वालिटी दी जाए। अब कई बार क्या होता है ना कि हम कह तो देते हैं कि स्कूल में जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा सबके लिए है, मतलब इंक्लूसिव है, सब लोग आके पढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस क्लास से आते हैं, किस रेस से आते हैं, आपका जेंडर क्या है, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्री। तो ये जो अनइक्वल सोसाइटी और अनइक्वल एजुकेशन है ना, उसको हमें स्ट्रक्चर से चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके बदलाव आ सकता है। ठीक है। तो हम इसको पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन से निकाल के इसके अबव जाएं तो जाके एजुकेशन में बदलाव आएगा। अब अमर्त्य सेन और जीन ड्रेरेज का एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और मुझे ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लगा। इन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग एंड कैपेबिलिटी की बात की है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको हर जगह लगाइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मान लीजिए कि एक बच्चे को स्कूल गया, पहुंच गया, वो ट्राइबल ग्रुप का हो चाहे लड़की ही हो, मान लेते हैं कि वो शिक्षा प्रणाली में घुस गई, उसने प्राइमरी में एजुकेशन लेने के लिए पहुंच गई, बट बहुत सारे कारण होंगे, स्कूल दूर होने की वजह से, सेफ्टी ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, गरीबी होने के कारण वो स्कूल को छोड़ देता है। अब ये उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि उसने स्कूल को छोड़ दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो जिंदगी में जो कुछ प्राप्त कर सकता था, यानी उसकी फंक्शनिंग,
ठीक है? वो ज़िंदगी में जो-जो चीज़ें बन सकता था, वो डॉक्टर, इंजीनियरिंग अगर अगर उसने पढ़ाई की होती, कर सकता था, अब वो नहीं कर सकता। अब उसके गोल्स जो हैं वो लिमिटेड हो गए, उसके पास जो ऑप्शन है वो लिमिटेड हो गए क्योंकि उसको बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिली। और फिर क्या होगा कि उसकी जो फंक्शनिंग या कैपेबिलिटीज़ जो है, वो तो रिड्यूस हो गई। उसके जो सपने थे वो तो मतलब मिट्टी में ही मिल गए और इसकी वजह से अब वो क्या बन के रह जाएगा, चाइल्ड लेबरर या कोई इस प्रकार का काम। तो ये दिक्कत है, मतलब बेसिक लेवल से हमें काम करने की ज़रूरत है। अमर्त्य सेन ने बात की है कैपेबिलिटी डिप्राइवेशन की। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अरे कैपेबिलिटीज है ना, उसको इनहांस किया जा सकता है। हम कई बार नहीं कह देते अरे यार उसके, कई बार नहीं कह देते कि उसके अंदर ये बात ही नहीं है कि वो बन पाए, ऐसी बात नहीं है। हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी है, अगर उसको सही डायरेक्शन, उसको सही शिक्षा या सही तरीके की मेंटरशिप मिले तो हर कोई कुछ ना कुछ बनने की काबिलियत रखता है। कोई भी ऐसा इंसान मनुष्य नहीं है, मतलब अगर बहुत ही एक्सट्रीम कोई रीजन नहीं है तो, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये आगे हमें बताते हैं उसके बारे में कि ये पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट देगा। किस तरीके से? वो उनको एक स्किल देगा। आप शिक्षा लेंगे तो आपको कोई ना कोई स्किल सीखने को मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। इसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा होंगी। आपके पास शिक्षा है, कोई स्किल है, आप आईटी के स्किल जानते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, नौकरियां होंगी ना, सिंपल बात। उसके बाद एजुकेशन जब आपको आएगा तो आप पॉलिटिकली अपनी आवाज को आगे रख पाएंगे। महिलाओं को, ट्राइब, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अमर्त्य सेन का थ्योरी है, इसको हर जगह आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी आवाज आप पॉलिटिकली सुना सकते हैं, पॉलिटिकली आपकी आवाज को महत्वता दी जा रही है, तो ऑफ कोर्स आपकी बात एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगी, ठीक है। तो आप पॉलिटिकली भी स्ट्रांग बनेंगे और जैसे आपको शिक्षा होगा, पैसा होगा आपके पास, तो समाज में भी इज्जत मिलेगी, तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। सो लेट्स मूव टू चैप्टर 13। इसमें हमने बात की हुई है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की और एफर्मेटिव एक्शन की। ये टर्म्स कहीं भी आता है, रिजर्वेशन भी आता है, तो ये तीनों चारों टर्म्स एक ही है। हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसमें से मेनली आपका क्वेश्चन, आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का पता होना चाहिए लिखने के लिए कि क्या है क्या है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इशू ऑफ एक्सेस, रिटेंशन एंड पुअर परफॉर्मेंस पूछी जाती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने एसटी एससी या महिलाओं को ही भी मान लीजिए कि हमने एक हद तक रिजर्वेशन दे दिया, आरक्षण दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी भी एक्सेस की, यानी स्कूलों तक, कॉलेजों तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाने की दिक्कत है। रिटेंशन यानी उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करने की, यानी ड्रॉप आउट पहले ही कर देते हैं, और पुअर परफॉर्मेंस की दिक्कत है। इसको मैं बहुत ही सिंपली समझा देती हूँ, एग्जाम के लिए थोड़ा देख लीजिएगा। मान लीजिए कि महिलाएं हैं, चाहे ये एसटी या एससी समाज से आने वाले बच्चे हैं, उनको कई बार इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अपने आसपास के एरिया में स्कूल नहीं होता, ज़्यादातर ये दूर दराज के गाँव में रहते हैं, तो स्कूल नहीं मिला इनको, तो इनकी स्टार्ट में ही शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। चलिए, उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर भी ली और आईआईटी, नीट जैसे जगहों पे जाने की, मतलब ऐसे इंजीनियरिंग और मेडिकल करने की सोची, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स। तो जब उस कोर्स में वो पहुंच जाते हैं, मान लिया उनको रिजर्वेशन भी दे दिया, उस कोर्स पे पहुंच भी गए, लेकिन वहां पे अनेकों प्रकार की डिफिकल्टी, जैसे वो जिस समाज से आ रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, जो रहन सहन है या उनका जो कल्चर है, वो मेन स्ट्रीम कल्चर ना होने की वजह से उनको कई प्रकार की समस्याओं को देखना पड़ता है। उसके बाद जो शिक्षा प्रणाली, जैसे मैंने अंग्रेजी माध्यम का आपको दिया कि वो अंग्रेजी पढ़े ही नहीं और सब कुछ अंग्रेजी में, वो उसकी वजह से वो लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं। और ड्रॉप आउट नहीं भी करते हैं तो जो डिफरेंट लेवल पढ़ाई का होता है, उसमें वो उस तरीके के नंबर नहीं ला पाते, या उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो डिजायरेबल है। तो ये दिक्कत आती है। तो आपका इस चैप्टर में से इतना ही आएगा। 13 चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। 14 चैप्टर जो है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ इग्नू, ये कहीं ना किसी तरीके से घुसेड़ के पूछ ही लेते हैं। तो क्या होता है मल्टीकल्चरलिज्म, बस वही पूछेंगे। तो देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब सिंपली यही होता है ना कि देखिए, अभी का जो समाज है ना, वहां पे कोई एक इंसान जो है वो नहीं रह रहा है, या एक इंसान का कल्चर नहीं। कोई भी स्टेट का आप एग्जाम्पल ले लो, वहां पे अन्य प्रकार के अनेकों कल्चर के लोग रह रहे हैं, ठीक है। और हर कल्चर के अपने लॉज होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, मॉरल होते हैं, आर्ट, खान पान, रहन सहन होता है। अब जिस स्कूल में, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी स्कूल के टीचर हैं, और जहाँ पे बच्चे बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो आप उनको ट्रीट कैसे करोगे, उनको पढ़ाओगे कैसे? कैसे आप ऐसा कोई कॉमन
कमेंट नहीं करोगे जो सेंसिटिव हो। अब मान लीजिए कि आप अमेरिका में पढ़ा रहे हो जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दोनों बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपने जोक मार दिया एक ब्लैक कम्युनिटी पे, अब नहीं चलेगा ना। बच्चे दोनों कम्युनिटी के आ रहे हैं, दोनों कम्युनिटी के इतिहास की आपको इज्जत करनी है, दोनों कम्युनिटी के कल्चर की इज्जत करनी है। तो अब मल्टी कल्चरल एजुकेशन ऐसे देशों में हर जगह के लिए हमने प्रपोज किया। अब मल्टी कल्चरल का मतलब क्या है कि अनेकों कल्चर को जो बांध के लेके चले, ठीक है। इसमें जो बच्चा है वो अलग अलग कल्चर से आ सकता है, जिसकी जीवन शैली, रहन सहन, फीलिंग, थिंकिंग सब कुछ अलग होगी। इसमें किसी भी कल्चर को हम ऊपर या नीचे नहीं मानेंगे, ठीक है। सारे कल्चर बराबर है और हर कल्चर को अगर आप एक ही कल्चर के चश्मे से या एक ही कल्चर को महान मान के अगर समाज को देखते हैं तो उसे एथनोसेंट्रिक बोला जाता है। और इसी चीज को हटाने की कोशिश की जाएगी कि हमें ये नहीं मानना कि हमारा महान है। हमारा अब जैसे मान लीजिए कि हमारे कल्चर में नॉनवेज नहीं खाया जाता, कहीं पे कॉकरोच खाया जाता हो या मछलियाँ खाई जाती हो या कुछ भी अन्य जानवर खाए जाते हो, तो हम ऐसा नहीं है कि जज करने बैठ जाए कि भाई वो क्यों खाते हैं। वो खाते इसलिए हैं बिकॉज उनके कल्चर में वो मिलता था। ज्योग्राफिकली जहाँ पे वो रहते होंगे, जिस स्थान पे रहते होंगे, वही चीज अधिक होगी तो वो लोग खाते हैं। तो हमें इस तरीके की थिंकिंग दी जाएगी कि हम अन्य कल्चरों की भी रिस्पेक्ट कर सके, अपने महानता का गुणगान हमेशा ना करें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कल्चर्स की स्टोरी सुना के लोगों बच्चों को बताया जाएगा कि हर कल्चर किस तरीके से ब्यूटीफुल हो सकता है, एक ही कल्चर स्पेशल है ज़रूरी नहीं है। एंड उसके बाद ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी जहाँ पे बच्चे इंक्लूसिव, हर किसी की रिस्पेक्ट करना सीखे, इस तरीके का इन्वायरमेंट, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी आप करवा सकते हो जहाँ पे बच्चों डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जान सकते हैं। मतलब अमेरिका वगैरह में तो काफ़ी हद तक मल्टी कल्चरल एजुकेशन होने लगा, आजकल तो हमारे यहाँ भी होने लगा है। बट इसके थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो सबको मिले, चाहे किसी भी वो जेंडर से आता है, किसी भी क्लास, अमीर गरीब से आता है, किसी भी एथनिक ग्रुप से आता है, और सबको एक ही प्रकार की लर्निंग इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। करिकुलम इस तरीके से हो जो हर किसी की रिस्पेक्ट करे, हर किसी की कहानियों को सुनाए, एक ही पर्टिकुलर इंसान की या पर्टिकुलर टाइप के लोगों की कहानियां ना सुनाए। और ये एक तरीके से इंसान का नेचर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। एसेंशियल क्यों है, इस तरीके की शिक्षा क्यों देने की जरूरत है? भाई समाज में डाइवर्सिटी है तो हमें इज्जत करनी है, सिंपल इसका है। ह्यूमन सोसाइटी है जो कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एक साथ झेल रहा है, तो बच्चों को साथ में ही आके उससे लड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारे समाज में चीजें हो रही है, जैसे कोविड हुआ। अब कोविड ने तो ये नहीं देखा ना कि आप इस कल्चर के हैं, चाहे भारतीय हैं तो आप जापानी हैं, अफ्रीकन है तो आपको ना हो, सबको हुआ, बराबर ही हुआ। तो समस्याएं तो सबके लिए हैं, तो सब एक साथ ही मिलकर लड़ेंगे तो सही रहेगा ना। तो इसके लिए हम एक तरीके से ले रहे हैं। हम इसमें कई सारे अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, एसिमिलेशन का, कल्चरल प्लुरलिज्म का, आइडियोलॉजी का, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि सेंसिटिव होना किसी भी कल्चर के प्रति, कुछ फालतू कमेंट ना करना, इस तरीके की चीजें, ठीक है। इस चैप्टर में इतना है, हल्का फुल्का आप देख लीजिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन एक 19 चैप्टर अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। बेसिकली उसमें प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, उसके कितने लेवल थे, उसके बारे में बात की गई है। मैं नहीं जा रही हूँ बिकॉज वो बहुत ही ऐसा चैप्टर है कि आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। मैं हायर एजुकेशन में क्राइसिस बता देती हूँ, बहुत फेमस और फेवरेट टॉपिक है इग्नू का। तो हायर एजुकेशन में क्राइसिस की बात की गई, यानी हायर एजुकेशन में दिक्कतें कहाँ 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 आ रही है, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। सबसे मेजर जो इश्यूज आती है हमारे हायर एजुकेशन में कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमें यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह चाहिए। हायर एजुकेशन की बात की जा रही है तो यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, स्कूल की बात नहीं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें कमी मिलती है, और वो दोनों लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी। एकेडमिक मतलब हमारे पास उस प्रकार की किताबें नहीं है, प्रोफेसर्स की कमी है, जिस तरीके की क्लासेस वगैरह होनी चाहिए उसकी कमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है कि हॉस्टल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे। अगर हमें नई यूनिवर्सिटी खोलनी है तो हमको जगह चाहिए, और हम शुरुआत से बनाएंगे तो पैसा लगेगा। पुरानी है अगर हम उसको विकसित करते हैं तो भी उसमें पैसा लगेगा। तो किस तरीके के हम चीज़ें लेके आए कि इसको बेहतर करा सके, ये मेन हमारा कंसर्व है। अब प्रॉब्लम हमें एक और जो सबसे मेजर आ रही है वो रेलेवेंस एंड क्वालिटी की आ रही है। हमने बहुत सारे आईआईटीज और आईएम्स और कई सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हैं, बट हम जब उनकी करिकुलम देखने जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो समाज के हिसाब से बनी ही नहीं है, या जितनी
हिसाब से समाज डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से नहीं है। मतलब हमें आज के टाइम पे प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी चाहिए जो हमें मिल नहीं रही हैं। हम थ्योरेटिकल सीख के जा रहे हैं और जब हम रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये रेलेवेंस एंड क्वालिटी की रेलेवेंट हो, जो अभी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हो और उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि बच्चे सीख के उससे कुछ बन सके। ठीक है। उसके बाद एक्सेस एंड इक्विटी की दिक्कत आ रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ कम है, इस वजह से बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं या कंपटीशन बहुत हाई है, तो बहुत सारे बच्चों को हायर एजुकेशन प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। अब जो हायर एजुकेशन उसमें रिसोर्सेज की भी कमी आ रही है। अब मान लीजिए कि 5% या 6% हम जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन को दे रहे हैं, बट कई बार जितने पैसे की आवश्यकता है हायर एजुकेशन को उतनी मिल नहीं पाती और वो एजुकेशन के लिए दिया जाता है। 6% दिया गया अगर जीडीपी का, तो पूरे एजुकेशन के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, तीनों के लिए है। तो हायर एजुकेशन को उतना ज़्यादा फंड्स नहीं मिल पा रहे जिससे वो अपने जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है। हमारे पास इमर्जिंग चैलेंजेस और ऑल्टरनेटिव क्या है, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो बहुत सारी बाहर से यूनिवर्सिटीज़ भारत में आ रही हैं और वो चाहती हैं क्योंकि भारत काफ़ी बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में, तो वो इसका हिस्सा बने, तो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल तो रही हैं और ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं, बट हमारे सामने दिक्कत ये है कि हम बाहर से आने वाली यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और डिस्टेंस एजुकेशन देने वाली यूनिवर्सिटीज़, इनको किस तरीके से ऐसा बनाएं कि एजुकेशन की इनकी क्वालिटी बराबर हो। अब मान लीजिए कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक 100 गज के मकान में खुल गई है, छोटे से कोने में खुल गई है, जिसकी ना डिग्री की कोई वैल्यू है ना पढ़ाई हो रही है, तो ऐसे का कैसे हम मतलब मैनेज करें। तो इसमें यही कहा गया है कि बहुत सारी जो स्टेट रन बॉडीज़ हैं या जो गवर्नमेंट की सेंट्रल रन बॉडीज़ है लाइक यूजीसी वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें इनके ऊपर और इनके ऊपर नज़र रखें, जो कि अब हो रहा है काफ़ी हद तक, कि ये भी एक लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें जहाँ से बच्चे अगर लेके निकले तो वो बेकार नकारा ना बने। ठीक है। और इसमें इतना ही है, कुछ और नहीं है। लेट्स गो टू यूनिट 21। अब इसमें ना आपका जो लास्ट टॉपिक है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पे बनता है, बाकी चैप्टर से ये लोग पूछते तो नहीं है। सोशल कमिटमेंट है बेसिकली, क्या किस तरीके से किया जाए सामाजिक तौर पे कि एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए। आई थिंक आप लिख लोगे, इतने तो अच्छे हो आप लोग। एजुकेशन इसी में तो है, हाँ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। तो आपको देखिए बेसिकली इसमें ये समझना है कि आजकल बहुत सारे कोर्सेज जो हैं प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीएड और इंजीनियरिंग और इन सब मेडिकल वगैरह की दी जा रही है। अब ये इंस्टीट्यूशंस इतने खुलने लगे हैं, इतने कमर्शियली बनने लगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 100 गज की बिल्डिंग में हमने अपनी यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है। तो ये लोग खोल तो दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, बट जो फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या जिस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या इशू आ रही है ना, कि ये एजुकेशन मतलब बेसिकली ये डिग्रियाँ बेच रहे हैं। अगर मैं सिंपल बात में बात करूँ तो इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बीएड जैसा और या इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज वगैरह आप कर रहे हैं इन सब यूनिवर्सिटी से, तो इसका फ़ायदा क्या है। और ये एक और इसके अलावा जो कंसर्न है, जो भी लोगों के पास ब्लैक मनी है, ठीक है, या रिच लोग हैं, रिच फार्मर्स हो गए, ट्रेडर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिशियन वगैरह, जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो इस तरीके के स्कूल्स और कॉलेजेस आज के टाइम पे खोल दे रहे हैं कि वो अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट कर सके। लेकिन वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं दिया है, कभी भी टीचर टीचर का रेशियो सही नहीं है, किसी भी टीचर को रख लिया, अगर उनका क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी रख लिया, जब मन किया निकाल दिया, तो कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। तो इसको सिस्टमैटिक करने का तरीके क्या होंगे, और बेसिकली इसको आंसर में आपको बताना पड़ेगा क्या क्या समस्याएं हैं जो कमर्शलाइज एजुकेशन है, और सोल्यूशन पूछा है तो आप बता ही सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है। अब 23rd यूनिट बात करें तो इसमें सोशल कमिटमेंट वर्सेस कमोडिफिकेशन है। कमोडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कमर्शलाइजेशन है वैसे ही कमोडिफिकेशन है, अगर वर्ड प्ले करता है इग्नू तो आप समझ जाइएगा। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स की हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सोशल कमिटमेंट ये है कि हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन ऐसा हो कि हर किसी के लिए इक्वालिटी लेके आए। बट आजकल कमोडिफिकेशन अगर आप वर्ड को देखें तो इसका मतलब क्या होता है, खरीद बेच की वस्तु। ठीक है। तो शिक्षा को हमने क्या कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से या इश्यूज होने की वजह से, कि हमने एजुकेशन को एकदम से
मतलब एक वस्तु बना दी है जिसमें डिग्री आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो। तो अब बहुत सारे रिफॉर्म्स होने की कोशिश भी हुई है इंडिया में। अगर हम बात करें, बहुत सारी कमिटीज आई हैं, जैसे कि राधा कृष्णन कमीशन ऑन हायर एजुकेशन, उसके बाद कोठारी कमीशन हो गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, अभी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया था। कमेंट में बताइएगा उसका क्या की पॉइंट्स थे, मैं पिन कर दूंगी आपके आंसर को। और बहुत सारी पॉलिसीज हम बाहर के लेवल पे भी लेके आ रहे हैं जो कि एजुकेशन को ठीक कर सके। अब हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको, अगर कोई भी एजुकेशन रिलेटेड पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको अपना व्यू देना है कि क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इंडिया में सबको मिलना चाहिए, कंपलसरी कर देना है। उसके बाद जो भी प्राइवेट सेक्टर्स में हायर क्वालिटी या सेकेंडरी क्वालिटी के एजुकेशन वगैरह हैं और देना चाह रहे हैं, उनको भी हमें लाइक एक तरीके से सपोर्ट करना है, ओवरलुक करना है कि भाई ये लोग सही से एजुकेशन हमें दे रहे हैं कि नहीं, बच्चों को सही से एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को एजुकेशन का पार्ट बना देना है। बेसिकली आईसीटी जो है, या जो कंप्यूटर की नॉलेज हो गई, वो बच्चों को देना बहुत आवश्यक है। ये देना मतलब हमें कंपलसरी कर देना चाहिए स्कूल लेवल पे। उसके बाद हायर एजुकेशन को थोड़ा अफोर्डेबल बनाना है, एजुकेशन को हमें अफोर्डेबल बनाना है, ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग भी आ सके ना पढ़ने को, तो फिर और बेटर हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन डेवलपमेंट फंड और इस तरीके के जो डोनेशंस वगैरह हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल भी होनी चाहिए जहाँ पे न्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल सके, जो बेटर फैसिलिटीज दें और सही मिनिमम प्राइसेस पे दे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। क्योंकि ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स में हाईलाइट किया गया है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो उस लेवल का एजुकेशन दे नहीं पा रही जितना रिक्वायर्ड है, जिस मतलब जितना बेटर क्वालिटी का हमें चाहिए, तो शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे सके इसकी वजह से। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर्स भी डेवलप करना चाहिए, जैसे ओवरसीज स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ाई कर सके। उसके बाद यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल पार्टीज से अवेयर रखना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा आइडिया दिया गया है। उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैंपस में होती है उसको बैन कर देना चाहिए। और रीजनल इमर्जिंग जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए और रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज देनी चाहिए कि बेटर बन सके वो, ठीक है। एक बिरला अंबानी रिपोर्ट करके आई थी जिसे बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी को अपने तरफ कैप्चर किया था, और इसमें कहीं ना कहीं इसी बात को प्रोवाइड काइंड ऑफ सपोर्ट किया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है एजुकेशन में वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रह जाती है पीछे, तो प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा सपोर्ट करे गवर्नमेंट, जिससे कि वो हायर एजुकेशन में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खुल सके इंडिया में, जो कि एक हब बन जाए एजुकेशन का। इसको थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा। और क्या कमोडिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी भी डिबेट है। तो बहुत लोग मानते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि एजुकेशन बेटर होने लगेगा गवर्नमेंट सिस्टम में भी, और बहुत लोग ऐसा होगा कि जिन लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या जो भी पॉपुलेशन है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ चले जाएंगे। तो प्रो एंड कॉन्स दोनों के हैं, इसके बारे में डिबेट किया गया है, तो आप इसको हल्का फुल्का देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 24 पे आते हैं, जिसमें हमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बताया गया है। 24, 25, 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी में से तीनों में से किसी में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है आपका ओडीएल के बारे में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। और ये होती क्या है, तो बेसिकली इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, इंडिपेंडेंट स्टडी, एक्सटर्नल स्टडी, ऑफ कैंपस स्टडी, ओपन लर्निंग, ओपन एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इग्नू के एक वाइस चांसलर थे, उन्होंने इसको बोला था कि ये थर्ड वेव ऑफ एजुकेशन है। मतलब फर्स्ट तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन हो गया जहाँ पे हम गुरुकुल्स वगैरह में जाया करते हैं, सेकंड जो हमारा अभी मॉडर्न इमर्जिंग है जहाँ पे हम कैंपस में जाके यूनिवर्सिटी में जाके एजुकेशन लेते हैं, थर्ड ओपन डिस्टेंस जहाँ हम अपने घर बैठे बैठे एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है कि टीचर और लर्नर जो होते हैं वो एक साथ नहीं होते, काइंड ऑफ आप अभी भी डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हो बिकॉज यूट्यूब पे देख रहे हो, मैंने परहैप्स वीडियो बहुत पहले डाला होगा, आप देख बहुत बाद में रहे होगे, तो हम लोग अलग अलग टाइम और स्पेस में हैं। उसके बाद
इसमें टेक्निकल मीडिया यूज़ किया जाता है, आप इग्नू को बस इमेजिन करके आप आंसर लिख सकते हो। तो इसमें कई तरह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, जैसे कि किताबें हमें भेजी जाती हैं बाय पोस्ट, हम वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स कभी-कभी आजकल जूम पे भी होने लगे हैं, आजकल तो जूम पे ही हो रही हैं आई थिंक, जूम और गूगल मीट पे, तो इस तरीके से हो चुकी हैं। उसके बाद पीयर ग्रुप भी हमारे साथ नहीं है, आप इग्नू में अगर पढ़ रहे हैं तो शायद आप अपने क्लासमेट से मिले भी नहीं होंगे। और ये इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ एजुकेशन है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे ना जो भी एजुकेशन में प्रोवाइड किया जाता है डिस्टेंस एजुकेशन में, इस स्पेसिफिक नहीं है। जब भी इंडस्ट्री की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ह्यूज लेवल पे हो रहा है, यानी बल्क में किताबें प्रोड्यूस की जा रही हैं, वीडियो एक प्रोड्यूस कर दिए गए बल्क में, मतलब बल्क में वीडियोस प्रोड्यूस कर दिए गए और बच्चों को भेज दिया गया। तो सब कुछ बल्क में जब होता है, और इस कॉन्सेप्ट को पीटर्स ने दिया है, स्टेमन पीटर्स ने। इसमें इस क्वेश्चन को कई बार इन लोगों ने पूछा हुआ है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है ओपन लर्निंग का। तो जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइज्ड एजुकेशन है, बहुत बड़े लेवल पे दिया जा रहा है। मतलब अगर आप कभी मैदानगढ़ी गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही बड़ा सा एक बिल्डिंग है जिसमें बुक्स ही बुक्स रखी हुई हैं, मतलब बहुत ही भरा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट स्टडी है, यानी यहाँ पे कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप अपने पेस पे लर्निंग कर सकते हो। 4 साल तक आपका कोर्स वैलिड है, जब मर्जी एग्जाम दो, मतलब जिस सेशन में देना है। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अब हमारा ये 2 चैप्टर्स हो गए, तो 25 में हमने ओपन डिस्टेंस लर्निंग के जो इश्यूज है, इश्यूज ओपन डिस्टेंस लर्निंग में नहीं है, एक्चुअली नॉर्मल ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में है, जिसमें हम कैंपस में। अब डीयू का एग्जाम्पल ले लो, कट ऑफ काफी हाई आता था जब एडमिशन, अब तो सीयूईटी हो गया, बट सीयूईटी भी कितने लोग क्लियर कर पाएंगे? जितनी पॉपुलेशन है, क्या यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं उतनी? तो एक्सेस और इक्विटी नहीं है, सब लोग को हायर एजुकेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो अब ये एक्सेसिबल एजुकेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके अलावा जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो महंगी भी हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस लगती है। उसके अलावा जो हमें कंसर्न देखने को मिलता है वो कंसर्न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जो हमने डिस्कस किया। अब हम इसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं? देखिए, ओडीएल जो है वो सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, और जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता वो यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ाई भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, कई सारे जगह के एक्सपर्ट्स है, उन लोगों ने मिल के मटीरियल इसका बनाया हुआ है, जो भी हम मटीरियल अभी पढ़ते हैं बुक्स वगैरह। उसके अलावा कई सारे जगह के जो प्रोफेसर है वो आके लेक्चर देते हैं। तो एक कोलैबोरेटिव हमें एक पूरा बेस प्रोवाइड किया जाता है इग्नू में, आप इस तरीके से देखिए। उसके बाद क्वालिटी कंसर्न पे कई लोगों ने क्वालिटी पे क्वेश्चन उठाया कि क्या जो एजुकेशन दिया जा रहा है इतने बड़े लेवल पे, एक साथ हजारों बच्चे पास हो रहे हैं, क्या वो सही है? तो इसकी डिबेट को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा और आप खुद ही एनालाइज करिएगा कितना सही है कितना गलत है। इस पे कुछ इन लोगों ने भी ओपन एंडेड मतलब वो देख रखा है। अब ये रिसर्च वगैरह और रिगार्डिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का इसमें एस्पेक्ट दिया गया कि क्या ये कमर्शियल है, तो हम कह सकते हैं नहीं, इक्विटी और एक्सेस दे रहा है। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट, मतलब प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स हैं कि सोशल कमिटमेंट को देखा जाए या मार्केट रिक्वायरमेंट को, क्या ओडीएल ये देखे कि हमें सबको शिक्षित करना है, उस तरीके की डिग्रीज ज़्यादा निकाले, कि मार्केट रिक्वायरमेंट को देखे कि महंगी महंगी ये भी डिग्री निकाल दे, तो आप 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए और बीएड करके जाइए, या ये फोकस करें कि हम अच्छे तरीके से शिक्षा दें? ये इसके सामने सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या क्वालिटी जो स्टडी मटेरियल में रिक्वायर्ड है वो प्राप्त हो पा रही है? ये कंसर्न है। उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट रहता ही है, क्या क्वालिटी अश्योरेंस है इग्नू के पास, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन है। तो क्या जिस लेवल का एजुकेशन समाज में अभी रिक्वायर्ड है उस तरीके का हमें प्राप्त हो रहा है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो इन सारी चीज़ों की सॉल्यूशंस भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव वे में जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा है कि आपको प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम्स आप लिखिएगा, फिर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताइएगा कि हाँ ठीक है, इक्विटी एंड एक्सेस नहीं है, एजुकेशन प्रोवाइड तो कर ही रहा है, तो इस तरीके से आप पॉजिटिव भी उसको बना सकते हैं। ठीक है, क्रिटिक यहाँ पे दिया गया है कि इमेजिन करिए कि क्या क्या समस्याएं आपको ओडीएल में आ रही है। एक तो ये होता है कि आप टीचर से फेस टू फेस मिल नहीं पाते, एक दूसरी चीज़ है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछ नहीं पाते, उस तरीके का स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, इस वजह से कई बच्चे समझ ही नहीं पाते कि वो जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको प्राप्त कैसे करें। मतलब अब तो यूट्यूब आ गया ना, पहले तो यूट्यूब नहीं था, तो सोचिए कैसे लोग करते होंगे, काफ़ी डिफिकल्टी होती होगी। तो इस तरीके की समस्याएं जो हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। बाकी आपका ये मास्टर क्लास हो गया हम, मेरे हिसाब से और कुछ टॉपिक नहीं रह गया है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।